हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हमारे अतीत थर्ड इतिहास सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं। पिछले पन्नों यानी कि पाठ्य पुस्तकें पढ़कर के संभावित कारण बताइए। उत्तर है, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। उप पट्टेदार अथवा काश्तकार जमींदारों के द्वारा बढ़ाए गए लगान का भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं रहते थे। यदि वे लगान नहीं चुकाते थे तो उन्हें अपनी भूमि को खोना पड़ता था और यदि वे लगान चुकाते थे तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन उप पट्टेदारों को अथवा काश्तकारों की स्थिति को देख करके इन शब्दों में बयान किया था। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्ज के बदले बेगानी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्जा से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगा करके काम कैसे कर सकते हैं। नहीं उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। कोलब्रुक के इन बयानों को देख करके लगता है कि वे बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं। पाठगत प्रश्न 2, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे। उत्तर है, निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उनका एड्रेस लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे दिनांक 7/7/1860। उसके बाद में महोदय, भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर 1, कंपनी के द्वारा जमींदारों के साथ में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इससे कंपनी को एक नियमित तथा निश्चित भू राजस्व की प्राप्ति होगी। नंबर 2, जमींदारों से काश्तकारों के हितों का ध्यान रखने तथा भूमि सुधारों के लिए कहा गया है। नंबर 3, किसानों को उन फसलों को उगाने की हिदायत दी गई है जिनकी कंपनी को अपने व्यापार के लिए आवश्यकता है। नंबर 4, किसानों के द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद खेती करने हेतु कर्जा देने की व्यवस्था की गई है। नंबर 5, परंतु किसान को दी जाने वाली फसलों की कीमत बहुत कम है जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था संतोषप्रद है। जेम्स पीटर, कंपनी प्रतिनिधि, भारत। तो इस तरह से हम उन्हें लिख करके भेजेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न फिर से याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पे देखिए इनके आपस में हमें जोड़े बनाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है, रैयत किसान, महाल ग्राम समूह, निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, रैयतों की जमीन पर खेती। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर घ तक रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिन्हें हमें उचित शब्दों को भर करके पूरा करना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क में, यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। ख है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। ग है, कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। ग है, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। आइए विचार करें। प्रश्न 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कंपनी के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था।
स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। प्रश्न 4, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? उत्तर है, स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता देकर के उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि महालवारी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में चुकाई जाने वाली राशि यानी कि राजस्व स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था, जबकि महालवारी व्यवस्था में राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। प्रश्न 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। उत्तर है, टॉमस मुनरो के द्वारा नई मुनरो व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था से आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सालों के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, जिसे किसान चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। प्रश्न 6, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? उत्तर है, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ या कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। अनुबंध पर दस्तखत करने वालों को नील उगाने के लिए कम ब्याज की दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। कटाई के बाद में फसल बागान मालिकों को सौंपने के बाद रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था, अर्थात कभी भी खत्म ना होने वाले कर्जे का सिलसिला। इसके अलावा उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। इसके अलावा नील की खेती किसान को सबसे बढ़िया खेतों में ही करनी पड़ती थी। नील की जड़ें बहुत गहरी होने के कारण वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। प्रश्न 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? आइए करके देखें। उत्तर है, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक नील की खेती के लिए रैयतों के साथ में या कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से अनुबंध यानी कि समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। अनुबंध पर दस्तखत करने वालों को नील उगाने के लिए कम ब्याज की दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। कटाई के बाद में फसल बागान मालिकों को सौंपने के बाद रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और कभी भी खत्म नहीं होने वाला वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था बहुत कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी भी खत्म ही नहीं होता था। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ यानी कि बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी समस्याओं के कारण मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। विद्रोह फैलने के साथ ही रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए यह काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्त दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ में आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे।
जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है और संघर्ष में उनका साथ देगी। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर के सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों को मौजूदा अनुबंध पूरा करने और अपनी मर्जी के अनुसार आगे से नील की खेती बंद कर सकने को कहा। इस तरह से इस बगावत के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। प्रश्न 8, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। उत्तर है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद बिहार के सरल स्वभाव वाले अनपढ़ किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था की जिद पर वे चंपारण गए तथा नील किसानों की दुर्दशा को देखा। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इस आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। वहाँ के अखबारों में इस आंदोलन की खूब चर्चा हुई तथा पिछले काफ़ी सालों से चली आ रही नील की खेती इस आंदोलन की वजह से धीरे धीरे बंद हो गई और नील के किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रश्न 9, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फर्क थे। उत्तर है, चाय या कॉफ़ी बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में समानताएं या फर्क। चाय या कॉफ़ी के बागानों में मजदूरों को अनुबंध के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील के बागानों में यह व्यवस्था नहीं थी। चाय या कॉफ़ी के बागानों में पूरे वर्ष भर काम रहता था, जबकि नील के बागानों में फसल की कटाई और बुवाई के समय ही ज़्यादा काम होता था। चाय या कॉफ़ी के बागानों में मजदूर अनुबंध के द्वारा बागान से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील के बागानों में ऐसा नहीं था। प्रश्न 1, एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागान मालिक और उस किसान के बीच की बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राजी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएगा। किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा। इस बातचीत को अभिनय के जरिए दिखाएं। उत्तर है, बागान मालिक और किसान के बीच में नील की खेती के लिए बातचीत। तो सबसे पहले देखिए, बागान मालिक है, तुम नील की खेती करने को तैयार हो। तो किसान क्या कहता है, नहीं, मैं नील की खेती नहीं करना चाहता। फिर बागान मालिक कहता है, तुम्हें नील की खेती करनी ही होगी, इसके लिए तुम्हारी क्या शर्त हैं वो बताओ। फिर किसान कहता है कि मैं किसी भी शर्त पर नील की खेती नहीं करना चाहता। बागान मालिक कहता है कि तुम्हें नील की खेती के लिए 1 रुपया प्रति बंडल दिया जाएगा और तुम्हें नील की खेती करनी ही होगी। अब किसान कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरह से यह बागान मालिक और किसान के बीच में नील की खेती के लिए की जा रही बातचीत का अंश है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।